हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे, आपका परिवार भी सकुशल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रीट 2025 के लिए सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। इसके अंदर आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रीट के लिए वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो शुरू करेंगे आज का ये मॉक टेस्ट, बेहतर ढंग से करेंगे और यहां पर पहला क्वेश्चन लेंगे। देखते हैं, अपनी तैयारी को चेक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, बताइए। भाई, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की अगर बात करें, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलबर्ग। तो दोस्तों, यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन मैं जो इस मॉक टेस्ट में करवाऊंगा, अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। अगर आप डिटेल के साथ हर चीज, आपको वास्तव में एक सीट लेनी है शिक्षक भर्ती के अंदर, तो मॉक टेस्ट कीजिएगा, पूरा मॉक टेस्ट कीजिएगा। तो यहां पर क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत की अगर दोस्तों बात करें, हर चीज मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। यही क्या है, मेरी खासियत है, मैं कोई भी चीज सीधे ऑप्शन करके नहीं बताता हूं। यहां पर क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दोस्तों आईपी पावलोव साहब ने दिया है और एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनको क्या मिला है, जिनको नोबेल मिला है। ठीक है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लार से प्रयोग किया है, तो आईपी पावलोव। इसे दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अनुबंध का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में। अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसमें उद्दीपन यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड स्थापित किया जाता है, एक बंध स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। तो यह है आपकी क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। लेकिन अगर आपसे स्किनर पूछ ले तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर साहब ने दिया है। प्रयोग किस पर किया है, स्किनर। स्किन क्या है, स्किन क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट स्किन तो भाई चूहे की भी होती है, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक की अगर बात करें, ठीक है, तो गांव घर में लोग क्या कहते हैं, बिल्ली को डायन बोल देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्ली थॉर्नडाइक से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, थॉर्नडाइक की अगर बात करते हैं तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, जिसे हम एसआर भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं। कोहलबर्ग दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। तो सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, आईपी पावलोव। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है, बताइए। भाई, जहां पर मनोगत्यात्मक, जहां पर हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, ठीक है, वो मनोगत्यात्मक आपका एक्टिविटी है। तो इसमें देखिएगा, सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। तो इसमें कौन सी नहीं है, लिखना। इसमें हाथ हिलाने पड़ेंगे ना, हाथ चलाने, मसल्स का यूज होगा, भले ही कम हो ज्यादा हो, वो फिर अलग की चीज है, उसे भी मैं करवा दूंगा। यहां पर गेंद फेंकना, इसमें भी मसल्स का यूज होगा। खेलना, बिना मसल्स का यूज किए कौन सा खेल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो है ये साइकोमोटर एक्टिविटी है। बट ये क्या है, सोचना दोस्तों एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। तो यहां पर ये आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है, क्योंकि आंसर में आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे, कहता है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है, यानी व्यक्तित्व कारक जो प्रश्नावली है 16 पीएफ किसने दी है। क्या भैया गॉर्टन आल्पोर्ट ने दी है, शेल्डन ने दी है, या आरबी कैटल ने दी है, या स्पेंसर ने दी है। फटाफट सोचेंगे राइट जवाब, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दोस्तों आरबी कैटल हो जाएगा। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने दिया है। 16 पीएफ प्रश्नावली आरबी कैटल ने दी है। सी ऑप्शन के साथ आपका राइट जवाब जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, व्यक्तित्व किसने क्या है, बताइए। आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, या प्रयोगात्मक विधि है। तो टैट क्या है, व्यक्तित्व मापने की क्या है, टैट दोस्तों जो है आपका वो व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टैट का प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो है हेनरी मरे। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, आप कहते हैं कि जब एग्जाम आ जाता है ना, टैट का एग्जाम, टीईटी टैट समझ लेंगे याद करने के लिए कुछ भी। तो टेट का जब एग्जाम आता है तो कहते हैं अरे मर गए, यानी यहां पर टेट का प्रतिपादन करने वाले मरे साहब हो जाएंगे, यानी हेनरी मरे।
तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष होती है मतलब वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? यहां से एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बताऊंगा। बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु MA/CA × 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस फार्मूले को किसने दिया दोस्तों? इसे दिया टर्मन साहब ने, टर्मन ने दिया। अब यहां से तो निकाल सकते हैं, मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष, गुणा 100 करेंगे, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 पंचे आपका 125 हो जाएगा। थोड़ी सी बेसिक मैथ लगाएंगे और फटाफट आंसर आपका आ जाएगा। अब बताइएगा, अब आपका काम है कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कि 125 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो कैसा बालक होगा, बताना है आपको। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, अगला 6 नंबर क्वेश्चन। बीच बीच में मैं लगातार आपको टॉपिक दे रहा था, चाहे आपके हिंदी के टॉपिक हो या आपका साइकोलॉजी के हों यानी CDP के टॉपिक हो, टॉपिक भी करवा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में एक आध मॉक लगाना आपकी टेस्ट को, आपकी जितना आपने पढ़ा है इसको चेक करने का एक माध्यम है, ठीक है। तो एक आध मैं मॉक आपको देता रहूंगा और फिर लास्ट में आपको बेहतर ढंग से सारे मॉक टेस्ट दे दूंगा, आप करिएगा। यहां पर क्या है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? बताइए भाई। क्रिएटिविटी की तरफ कौन ले जाएगा? इमोशनल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या इगोइस्टिक थिंकिंग यानी अहमवादी चिंतन? तो क्रिएटिव थिंकिंग दोस्तों जो है वो क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अब सारी चिंतन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो एक समस्या को कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तो ये होता है अब सारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाइगोत्स्की, भैया लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आपके हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक किससे सीखते हैं? वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है अनुकरण से बच्चे सीखते हैं भैया, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, या जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से? बताइए किससे सीखते हैं बच्चे? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ इंटरैक्ट करके यानी परस्पर क्रिया द्वारा सीखता है। यह बात याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका है, तो समाज के साथ इंटरैक्ट करके, क्रिया करके बच्चा सीखता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन थम्स अप कर देंगे। पुनर्बलन की बात करने वाले हमारे स्किनर साहब हैं, इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, तो पुनर्बलन से संबंधित अगर आएगा तो आप क्या लगाएंगे? स्किनर लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है, तो CL हल ने दिया है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। CL हल ने दिया है। और यहां पुनर्बलन, अगर आप मुझे पॉजिटिव देंगे यानी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, तो मुझे भी पुनर्बलन मिलेगा पॉजिटिव वाला। हालांकि मैं ये सिद्धांत करवा चुका हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, यहां पर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला बढ़ेंगे और अगला क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बताइए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? क्या वैक्सलर थे, बिने, स्पीयरमैन, कैटल? तो अगर मैंने अभी कहा कैटल ने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, ठीक है। स्पीयरमैन की अगर बात करें, इन्होंने जीएस फैक्टर दिया है, 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। 8 प्रकार की बुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि का आपके किसने दिया है बताइएगा? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है, जिसमें 8 प्रकार की या 9 प्रकार की बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि आपका है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। लेकिन अगर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम, तो आपका बिने हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरी तरीके से बेहतर ढंग से तैयार करते हैं, आपको चीजें अगर पता है तो रिवाइज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? बताइएगा। क्रिया प्रसूत आपका अनुबंधन, जिसे स्किनर साहब ने दिया है। अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इनसाइट थ्योरी, कोहलर ने दी है। शास्त्रीय अनुबंधन, IP पावलोव। और संज्ञानात्मक सीखना, भैया जीन पियाजे साहब, ठीक है। लेकिन यहां पर परिणामों द्वारा सीखना बताइएगा, तो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं RS थ्योरी, यानी आपका रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और थॉर्नडाइक साहब के
एसआर थ्योरी, ठीक है। उन्होंने स्टिमुलस को पहले अनिवार्य बताया, इन्होंने रिस्पॉन्स को। तो यहां पर क्या है, अंतर्दृष्टि दोस्तों, इसमें अचानक से सूझ पैदा होती है, अचानक से आप कोई चीज सोच रहे और अचानक से आइडिया आ गया, तो ये आपका इनसाइट थ्योरी होती है। तो यहां पर फिलहाल आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जब हम स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। अब आप नए हैं तो आप स्कीमा को जानिए। स्कीमा क्या होती है दोस्तों, जानकारी को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। जैसे आपने क्या किया, आपने मेरा वीडियो देखा, इससे पहले भी आप देख चुके हैं, अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपने कहा अरे ये तो देवेंद्र सर है। तो इस तरीके से ये स्कीमा का कमाल है, ठीक है। स्कीमा क्या है, जानकारी को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। लेकिन जब बाह्य जगत के विश्लेषण है तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोला जाता है, क्या एसिमिलेशन बोला जाता है, या एसोसिएशन बोला जाता है, या एडाप्टेशन बोला जाता है, या इक्विलिब्रियम बोला जाता है, बताइए। तो जब बाह्य जगत के विश्लेषण है तो स्कीमा का प्रयोग करेंगे, किसी भी नई चीज को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करेंगे, जो ज्ञान आपके पास पहले से है उसमें शामिल करेंगे, तो यह बोला जाता है एसिमिलेशन, आत्मसात्मीकरण। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुकूलन मतलब आप मान लीजिए यहां आप गांव से आए हैं शहर में रहने, तो यहां शहर के अनुसार आप ढल गए, तो इसे ही क्या बोला जाता है, शहर के अनुसार, मतलब अपनी सोसाइटी के अनुसार ढल गए, तो क्या हो जाएगा, ये एडाप्टेशन बोला जाता है, अनुकूलन। जब आप संतुलन बनाने लगेंगे, जब चीजों के बीच में बैलेंस कर लेंगे, उससे संतुलन बोला जाता है। तो ये ऑप्शन फिलहाल राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, और अगला क्या है, अगला आपका है सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो भैया क्या वो केस स्टडी है, ठीक है, या स्वप्न विश्लेषण है, समाज मिति तकनीक है, या इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है, बताइए। अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ठोक के आइएगा। और फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं भैया, कौन कौन से, अचेतन, चेतन और अग्रचेतन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर बढ़ेंगे, अगला लेंगे क्वेश्चन, और अगला है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे भैया। यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु, ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली हैं, इनके उत्थान हेतु, इनको ऊपर उठाना, उत्थान मतलब ऊपर उठाना हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा, बताइए। पढ़ाने की गति उनकी धीमी कर देंगे, क्या पढ़ाने की स्पीड धीमी कर देंगे, वो तो ऑलरेडी आपके प्रतिभाशाली है, गति धीमी और ज्यादा से मतलब ही नहीं है। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन देंगे, या उन्हें दंड देंगे। भैया दंड की जहां पर बात आएगी तो दंड तो आपका निगेटिव है, दंड बच्चे को दे ही नहीं सकते, और ऐसा नहीं हो सकता कि उन पर ध्यान ना दें, ये कोई बात ही नहीं हुई। तो भैया प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान है तो विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन का प्रयास किया जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला 13 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, बताइए। प्रक्षेपी परीक्षण की आपकी विशेषता नहीं है। अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, या आपका वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो यहां पर क्या होता है, प्रक्षेपी परीक्षण में अस्पष्ट उद्दीपक ही दिया जाता है, तो यह तो बात सही है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। अनुक्रिया की स्वतंत्रता भी होती है। सी क्या कह रहा है, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण यानी सब्जेक्टिव परसेप्शन भी होता है। यहां क्या नहीं होता है बताइएगा। यहां दोस्तों क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे। अगर बात करें प्रक्षेपी परीक्षण एक प्रकार का क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, जिसमें आप अस्पष्ट दृश्य शब्दों या छवियों पर अनुक्रिया देते हैं, यानी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है। यानी एक परीक्षण ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताएं हो या कमियां हो, उनको व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वो कौन सा परीक्षण है बताइए। उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, या रचनात्मक परीक्षण, बताइए। फॉर्मेटिव टेस्ट बताइएगा।
तो यहां पर अगर मैं बात करूं राइट जवाब की, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। अब आप कहेंगे क्या होता है ये? इसमें क्या होता है, छात्र की कमियों को पहचान करना, ठीक है, त्रुटियों का पता लगाना और फिर क्या करना, सहायता करना या प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फुल एनर्जी के साथ 15वां ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां पर विकास के संदर्भ में अगर बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में है, या विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बताइए कौन सा नहीं सही है। तो विकास प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में है, यानी जो प्रत्येक अवस्था होती है विकास की, चाहे शैशवावस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो, वो सारी खतरे की अवस्था होती हैं, उनमें अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट दे रहा हूं, टॉपिक दे रहा हूं और आपको अच्छे से अपने मतलब जितना मेरी कैपेसिटी है उस अनुसार से मैं सोच रहा हूं कि आपको सारी चीजें बताऊं और आप उसका लाभ लें। क्या इससे आपको फायदा नहीं होगा, कोई डेवलप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर कह रहा है लेकिन विकास उकसाने यानी मोटिवेशन देना, बढ़ावा देना, इससे क्या नहीं होगा? तो यही वाला तो आपका क्या है, गलत है, यानी यही वाला क्या है, नहीं है। लेकिन आपसे नहीं पूछ रहा है तो जो नहीं है वही तो सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से बिल्कुल प्रभावित होता है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं भी होती हैं, किसी में शारीरिक विकास तेज होगा, किसी में थोड़ा धीमा होगा, इस तरीके से कोई तूफान की अवस्था है, इस तरीके से ना। तो यहां पर यह भी सही है। आपका बात कौन सी नहीं सही है? बी वाली नहीं सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है, 16 नंबर, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए, बच्चा जब शैशवावस्था में है, यानी कहें तो 0 से 2 वर्ष या फिर आपका 0 से 5 वर्ष भी मान लेते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने हर मनोवैज्ञानिक के अपने अपने क्राइटेरिया उन्होंने बना के रखे हैं। तो आपको 0 से 2 वर्ष मानते हैं भाई शैशवावस्था। क्या विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता। शैशवावस्था में तो विकास बहुत तेज होता है, तो ये तो है। दूसरों पर निर्भरता, क्या आपका बच्चा जो 2 साल का है, 1 साल का है, वो खुद ही सब कर लेता है? खुद कर लेगा, खुद खाना खा लेगा, खुद पानी पी लेगा? नहीं हो सकता। वो माता पिता पर निर्भर है या अपने जो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हैं उन पर डिपेंड है। तो यहां पर दूसरों पर निर्भर होता है। नैतिकता का होना, क्या शैशवावस्था में बच्चे के पास नैतिकता होगी? खींच के एक झापड़ मार देता चाहे जिसकी गोदी में हो, ठीक है, बाल आपके उखाड़ लेगा किसी की गोदी में, वो ये नहीं देखेगा कि कोई दादा है या दादी है या अंकल है या कोई पास पड़ोसी है। तो यहां पर क्या है, बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है शैशवावस्था के अंदर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक विकास तीव्र होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें सही हैं। कौन सी नहीं सही है? नैतिकता का होना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर 17 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक करते हैं, तो ऐसे अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताइए, फटाफट बताइए। ये बोलते हैं दोस्तों जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन या अनुदैर्य। यहां पर आधा धा ऐसे बना होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं बनना होगा आधा धा, मना कर रहा होगा बनने से। तो यहां पर क्या है आपका, ये हो जाएगा, इसे कहते हैं दोस्तों अनुदैर्य अध्ययन, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? बताइए, शारीरिक विकास को प्रभावित करता है भैया। शारीरिक विकास यानी अगर मैं बात करूं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि नहीं है? तो भौगोलिक वातावरण ये बिल्कुल प्रभावित कर सकता है, जिस जगह पर हैं, या कुछ इस तरीके से है ना। ओडिशा में एक जगह है कालाहांडी, वहां के लोग ज्यादा दुबले पतले होते हैं, जबकि वहां बहुत ज्यादा कालाहांडी का चावल पूरा बहुत फेमस है, लेकिन वहां के लोग क्या होते हैं, अधिकतर बीमार ही होते हैं, ऐसा आपका एनसीईआरटी कहता है। तो यहां पर पौष्टिक भोजन ये भी आपका विकास को प्रभावित करता है। बच्चे को अगर अच्छा खाना ना मिले तो क्या होगा, शारीरिक विकास प्रभावित होगा, नहीं होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, भैया हार्मोनल जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, रिलीज होते हैं, अगर वो काम के जो हार्मोन्स हैं वो ना रिलीज हों तो क्या होगा। तो इन सब बातों को आप समझ चुके हैं बेहतर ढंग से। तो यहां पर क्या है, शारीरिक विकास को कौन सा प्रभावित करेगा? इनमें से सभी जो है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? बताइए भाई। मूल्यांकन के त्रिकोण का, मूल्यांकन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता अधिगम अनुभव, ठीक है, सुनिएगा। दूसरा आपका पहला अधिगम अनुभव, लिख देता हूं, अधिगम और अनुभव सुन लीजिए, ठीक है। यहां पर दूसरा है शिक्षण की प्रभावशीलता, शिक्षण की प्रभावशीलता, और फिर आपका क्या है? मूल्यांकन, मूल्यांकन और परिणाम, ठीक है। ये 3 है घटक। तो इसमें क्या नहीं आया? इसमें बताइए क्या नहीं आया? इसमें नहीं आया शिक्षण, आपका शिक्षण अनुभव नहीं आया, अधिगम अनुभव होता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? त्रिकोण का भाग नहीं है, शिक्षण अनुभव, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था होती है, यह कथन किसका है? किसका कहना है? क्या वुडवर्थ का कहना है? क्या स्किनर का कहना है? स्किनर क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अगर मोटिवेशन मिल जाए तो यह राजमार्ग है सीखने का, ठीक है। क्रो एंड क्रो, 20वीं सदी को बालक की सदी कहने वाले क्रो एंड क्रो हैं, लेकिन भैया अगर किशोरावस्था के बारे में कहा है तो स्टैनले हॉल ने कहा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपने अपनी जो तैयारी है वो भी चेक कर ली होगी। कितने आपके क्वेश्चंस सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।